असदुद्दीन से या यहाँ के एमएलए मुमताज अहमद खान से जो है हमारा कोई जाति झगड़ा नहीं है, बेटा बेटी का लेन देन का कोई मसला नहीं, जमीन जायदाद का कोई झगड़ा नहीं है। सिर्फ झगड़ा है तो आपके हुकूक की हक तलफी की जा रही दारुस्सलाम पे। आज मिल्लत के हजारों करोड़ रुपए एक खानदान की जाति जायदाद में तब्दील कर दिए गए। आपको मैं बताऊं कि 1984 ईस्वी के अंदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को जब नादिरुल्लाह भास्कर राव एन.टी. रामाराव को बेदखल करके इक़्तिदार में आए, उस वक्त मजलिस की ताईद की जरूरत थी, मजलिस के एमएलए की। ये डॉक्टर विजारत रसूल खान जिसका जिक्र किया जा रहा था, इन्होंने मिल्लत इस्लामिया के लिए और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लिए एक मेडिकल कॉलेज और एक इंजीनियरिंग कॉलेज हासिल किया। 1984 ईस्वी में जो मेडिकल कॉलेज हासिल किया गया, उस मेडिकल कॉलेज की एक सीट 50-50 लाख रुपए में बेची गई। एक इंजीनियरिंग कॉलेज की सीट 25-25 लाख रुपए में बेची गई। एक सालाना 100 मेडिकल कॉलेज के और 100 इंजीनियरिंग कॉलेज के सीटें 50 लाख के हिसाब से आप पकड़ लें तो कितने करोड़ रुपए जमा हुए। आज 30 साल का अरसा है। एक वो जमाना था जब जनाब सलाहुद्दीन मरहूम इलेक्शन लड़ते और आप जैसे नौजवान उनसे जाकर कहते सरार हम मजलिस का काम कर रहे हैं, भूख लग रही है, कुछ हमको खर्चे के लिए पैसे चाहिए, खाने के लिए पैसे चाहिए, तो जनाब सलाहुद्दीन का क्या जवाब रहता? यही जवाब दिया जाता कि हजरात आपको जानते हैं मेरे कोई कारोबार नहीं, मेरे कोई आमदनी के जराए नहीं, मैं तो किराए के मकान में रहता हूँ, आप लोगों को खर्चे के लिए कहाँ से पैसे लाऊंगा, मेरा खाता तो रब्बुल आलमीन की बैंक में है, कहा जाता था। सवाल ये है इलेक्शन के अंदर जो है ना करोड़ों रुपए कहाँ से खर्चा किए जा रहे हैं। बहुत से कारोबार है, कारोबार यही है मिल्लत मजलूम के इत्तेहाद के जरिए से इनके बाबा को कॉर्पोरेटर से लेकर मेंबर पार्लियामेंट बना दिया गया, इनके बेटों को पार्लियामेंट एमपी बना दिया गया और एरिया का एमएलए बना दिया गया। और उसके बाद जो है ना मिल्लत के लिए क्या काम हुआ? जब तक तहरीक की तलवार लटकती रही, हल्के चंद्रायन गुट्टे से जो है जब मैं मुकाबला कर रहा था, लोगों को गुमराह करने के लिए जमीन भी खरीदी गई और उसके बाद एक स्कूल की तामीर का डंडोरा पीट कर जो है ना आपको गुमराह करने की कोशिश की गई। और जब भी स्कूल की संख्या बुनियाद रखने का मामला होता है, इलेक्शन से 2 महीने पहले 3 महीने पहले किसी की जमीन पे कब्जा करो और उनको डराओ धमकाओ और वहां पर संख्या बुनियाद के रखकर जो है ना लोगों को जो है ना मुगालते में रखकर संवार करने की साजिश रचाई जाती है। सवाल ये है 2009 के अंदर तुम इलेक्शन जीते चंद्रायन गुट्टे से अकबरुद्दीन, जो है ना उस वक्त जो है ना तुमने संख्या बुनियाद स्कूल की नहीं रखा। आज इलेक्शन करीब में 4.5 पौने 5 साल तक तुम कहाँ थे? मुमताज अहमद खान कहाँ थे? हल्के में क्या काम किया मिल्लत इस्लामिया का? आज हजारों करोड़ रुपए के असासे वो अफराद की खानदान की जायदाद बने हुए अकबरुद्दीन असदुद्दीन हजारों करोड़ रुपए के मालिक हैं। मेरे भाई ये कहा जाता है ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन रखने वालों की जमात है, बंडी ढकेलने वालों की जमात है, गरीबों की जमात है। तो सवाल ये है कि बंडी ढकेलने वाला आज से 50 साल पहले से बंडी ढकल रहा है तो उसका बेटा भी बंडी ढकला, आज उसका पोतरा भी बंडी ढकल रहा है। उनकी मैशत तो नहीं सुधरी, लेकिन मैशत सुधरी तो किराए के मकान में बेगम मंजिल में रहने वाले सलाहुद्दीन की मैशत को सुधार दिया गया। उनकी औलाद असदुद्दीन की मैशत सुधर गई, अकबरुद्दीन की मैशत सुधर गई। वो लोग बंजारा हिल और जुबली हिल में रहते हैं और उसी तरीके से बड़े बड़े मकानात के अंदर जिंदगी बसर करते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में आते हैं, शाना अंदाज में हमारी गरीबों की बस्ती के अंदर और मुसलमानों को भेड़ बकरियों की तरह उनको जो है ना इस्तेमाल करते हैं। इलेक्शन से पहले पैसे फेंकना और ये डंके की चोट पे कहना कि जूते की नोक पर नोट रखकर वोट ले लेता हूं मैं पुराने शहर से। आखिर ये कब तक तुम बर्दाश्त करते रहोगे? कब तक ये जिल्लत और रुसवाई का सबब बनते रहोगे? सारी दुनिया में इनकलाबात आ रहे हैं। लीबिया के अंदर 40-50 साल की कर्नल गद्दाफी की हुकूमत का खात्मा हुआ और कर्नल गद्दाफी को कैसे जो है ना वहां की कौम ने खत्म किया। उसी तरीके से मिस्र में हुस्न मुबारक की हुकूमत का खात्मा हुआ और मिस्र के अंदर इनकलाब बर्पा हुआ तो कहीं सद्दाम हुसैन तख्तेदार पे चढ़ा दिए गए। ये वजह क्या थी? खुदा के अहकामात के ऊपर अमल नहीं करना,
اور جو ہے شریعت کا مذاق اڑانا اور جو ہے شریعت کی پابندی نہیں کرنا، حق تلفی کرنا، لوگ مسلمانوں کے اوپر ظلم کرنا، جس کے سبب دنیا نے دیکھا کہ 9 لاکھ ریپبلکن گارڈ فورسز رکھنے کے باوجود خدا کے قہر کے سامنے اس طریقے سے جو ہے نا ختم ہوئے وہ لوگ۔ ہندوستان کی سرزمین کے اوپر ایک اذا ہو گئی، بھائی میرے کو معلوم ہے، معلوم ہے میرے کو، ایک مسجد کی اذا ہو گئی، اس کے بعد کوئی جو ضرورت نہیں ہے، میں بھی دین کی بات کر رہا ہوں یہاں پر۔ عزیزان محترم، تو اسی طریقے سے ساری دنیا میں انقلابات برپا ہو رہے ہیں۔ ہندوستان کی سرزمین کے اوپر دلی کے اندر جو ہے 15 سالہ شیلا ڈکشت کی حکومت کا خاتمہ ہوا، کانگریس کی حکومت کا خاتمہ ہوا، اور وہاں پر ایک پارٹی جو ہے نا وہاں پر تشکیل دی گئی۔ یہ کیا تھا، ایک جس کی وجہ سے انقلاب ہوا؟ نوجوانوں نے فیصلہ کیا کہ ہم کو حکومت کو بدلنا ہے، ہم کو لیڈروں کو تبدیل کرنا ہے، تو دلی میں آپ نے انقلاب دیکھا۔ اسی طریقے سے اتر پردیش کی سرزمین کے اوپر، بنگال کی سرزمین پہ 35 سالہ کمیونسٹوں کی حکومت کا خاتمہ کیا گیا، اور وہاں پر ایک عورت نے انقلاب کو برپا کیا۔ کیا پرانے شہر میں کیوں انقلاب برپا نہیں ہو رہا ہے؟ پرانے شہر کی سرزمین کے اوپر کیوں تبدیلی نہیں آ رہی ہے؟ کب تک یہ اوسوی خاندان اسد الدین اکبر الدین کی غلامی کی زنجیریں اپنے گلوں میں ڈال کر وہ ان کے غلام بنے رہو گے؟ میں ان لوگوں سے کہہ رہا ہوں جو ان کے پیچھے دم ہلانے پھرتے ہیں، لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، لوگ ہمارا بھی ساتھ دیتے ہیں، لیکن ہمارا ساتھ دینے والوں کی کچھ قلیل تعداد ہے۔ اس تعداد کو بڑھانے کی ضرورت ہے، انقلاب برپا کرنے کی ضرورت ہے، تبدیلی لانے کی ضرورت ہے آج سماج کے اندر جو ہے، اور ایسے نمائندوں کو بھیجو جو پولیس کی مخبری نہ کرے۔ جو مسلمان نوجوان جب حق کی بات کرتا ہے تو ان کو پولیس والوں سے جوتے کھلانا، ان کے اوپر جو ہے نا زیادتی کرنا، اور جو ہے نا جس طریقے سے اختلاف کرتے کے اندر سابقہ پولیس کے انسپکٹر بھوانی نگر نے جو ظلم کیا یہاں پر اور لوگوں کو دہشت پھیلایا، ایک پارٹی کے ایجنٹ بن کر جو ہے ظلم کیا، اسی طریقے سے اس ظلم کو برداشت اگر نہیں کرنا ہے تو آپ تبدیلی لانا ہوگا، انقلابات لانا ہوگا، حیوانوں کو ایسے نمائندوں کو بھیجنا ہوگا جو آپ کے درد کو درد سمجھے، آپ کی تکلیف کو تکلیف سمجھے، آپ کے مسائل کو حل کرنے کی طاقت رکھ سکے۔ ایسے نمائندوں کو آپ کو حیوان کو بھیجنا پڑے گا۔ یہ نہیں کہ لینڈ گرابری کریں گے MLA بننے کے بعد، غنڈہ گردی کریں گے MLA بننے کے بعد، اور اسی طریقے سے غریبوں کو ستائیں گے۔ ایسے نمائندے کی ضرورت نہیں ہے۔ نمائندہ ہو تو امان اللہ خان کی طرح ہو، جو شبانہ روز جدوجہد کرتے ہوئے آپ کی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھے۔ رات کی سیاہی کے اندر امان اللہ خان کے گھر کو اگر کوئی ماں ٹیلی فون کرتی کہ خان صاحب میرا بچہ پولیس کی سلاخوں میں ہے، اس کے اوپر ظلم کیا جا رہا ہے، تو امان اللہ خان نے کبھی بھی اپنے آرام کو جو ہے نا ترجیح نہیں دیا، بلکہ اس ماں کی آہ کو سنا اور جو ہے نا لبیک کہہ کر اس کے درمیان میں آئے اور پولیس اسٹیشن جا کر جو ہے نا لاک اپ سے ان بچوں کو نکال کر ان کی ماں کی کوکھ کے حوالے کر دیا۔ ایسی قیادت کی ضرورت ہے آپ کو، لیکن آج کے حالات یہ ہیں کہ مائنارٹی کارپوریشن کے ذریعے سے امان اللہ خان کے دور میں جتنے لاکھوں روپے آپ کو لون دلایا گیا، ہاؤسنگ کوآپریٹو سوسائٹی کے ذریعے سے آپ کو گھروں کی تعمیر کے لیے جتنے لون دلائے گئے، کمیونٹی ہال تعمیر کیے گئے، مدرسے قائم کیے گئے، سلائی کے مراکز قائم کیے گئے، کمپیوٹر سینٹر قائم کیے گئے، لیکن امان اللہ خان نمائندوں میں ہارنے کے بعد اس 15 سال کے عرصے میں بتاؤ مسلمانوں تمہارے کیا مسائل حل کیے گئے؟ تمہاری بے روزگاری دور کی گئی نہیں کی گئی؟ تمہارے کو ملازمت دی گئی نہیں دی گئی؟ لیکن صرف آنا الیکشن سے پہلے پٹاخے اور باجے لے کر آنا، اور اس کے بعد جو ہے نا ایک مافیا کا ٹولہ لے کر جو ہے باجے بجاتے ہوئے جو ہے نا آپ کے درمیان میں آنا، اناگریشن کے نام پہ ایک اناگریشن کر دینا اور اس کے بعد چلے جانا، پھر آپ کے پانی کی تکلیف آپ سہتے رہو۔ اور یہاں کے مدرس کے لوگوں کا یہ عالم ہے، آدھار کارڈ کے لیے 1000 روپے دو، راشن کارڈ کے لیے 2000 روپے دو، نہیں تو تمہارا راشن کارڈ نہیں بنے گا، تمہارا وائٹ کارڈ نہیں بنے گا جب تک ان کو پیسے نہیں دیں گے۔ اور اگر کوئی نل کا کنیکشن لیتا ہے اور نئی لائن پڑ گئی، پرانے کنیکشن ہے اور اس کو نئی لائن میں کنیکشن لگانے کے لیے 3000 4000 روپے ان کو چاہیے کنیکشن دینے کے لیے۔ آخر یہ کب تک غنڈہ گردی چلے گی؟ میں پوچھنا چاہوں گا آپ لوگوں سے، کیا یہ ظلم آپ لوگ برداشت کرتے رہیں گے؟ تو بتاؤ، جواب دو مجھ کو، تبدیلی چاہتے ہیں یا نہیں ہے؟ سب خاموش ہے، کیا بات ہے؟ تبدیلی چاہتے ہیں یا نہیں ہے؟ تبدیلی چاہتے ہیں یا نہیں ہے؟ بتاؤ، پیچھے سے آواز نہیں آ رہی ہے،
नुमाइंदे को तब्दील करना होगा, तहरीक के नुमाइंदों को आपको ऐवान को भेजना पड़ेगा। जब तक तब्दीली नहीं लाएंगे, यहाँ अगर कोई इसी तरीके से घर में तुमको ढकला जाएगा, तो हिंदुस्तान के अंदर इज्जत की जिंदगी नहीं जी सकोगे। अगर इज्जत की जिंदगी दूसरे अपनाए वतन के बराबर जीना चाहते हैं, तो तुमको जो है ना अपनी क़यादत को तब्दील करना पड़ेगा, अपने ऐसे नुमाइंदों को मुंतखब करना पड़ेगा, ऐवानों को भेजना पड़ेगा वो आखिरत के तस्वुर से जिंदगी गुजारता है, जो लिल्लाहियत के जज्बे से मिल्लत इस्लामिया की खिदमत करना चाहता है, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल करते हुए इंसानियत की खिदमत करना चाहता है। ये नहीं इलेक्शन आ गया तो इसके बाद एक ही एजेंडा, मोदी को गाली दो, बीजेपी को गाली दो और उसके बाद राजा सिंह को गाली दो, तो उसके बाद मुसलमानों को मुस्तहिद करो और वोट हासिल कर लो। ये लीडरशिप इनकी। आना के बाद भी यही तकरीर करते थे सलाहुद्दीन साहब, मुसलमानों के वोट हासिल करने के लिए क्या तकरीर थी, मुसलमानों अगर तुमने मजलिस का साथ नहीं दिया तो याद रखो बीजेपी इक़्तिदार में आ जाएगी, तो चार मीनार पर जाफरानी झंडा लहराया जाएगा, हमारे निके मंदिरों में पढ़ाए जाएंगे, कहकर तकरीर करके मुसलमानों के जज्बात से खिलवाड़ किया जाता था। उसके बाद में अकबरुद्दीन की तकरीर थी, गुजरात के फसादात में जो ख़वातीन के साथ जुल्म हुआ, तो उनके जो है ना आप भी बयान करते हुए जो है ना तकरीर करके मुसलमानों को जज्बात में लाना। अब फिर एक नया मुजफ्फरनगर का फसाद आ गया, इसके जरिए से मुलायम सिंह को गाली देना। मैं बताओ तुम हैदराबाद के अंदर इतने साल से एमपी है, इतने साल से एमएलए है, क्या मुसलमानों की बेरोजगारी के लिए आज हजारों करोड़ रुपए की असासे तुम्हारे पास है, उसके लिए मुसलमानों की बेरोजगारी दूर करने के लिए तुम्हारे पास क्या प्रोग्राम है? वो एक प्रोग्राम नहीं। हम बताते हैं अगर तुमको नहीं मालूम है तो आज हजारों करोड़ रुपए के असासों के जरिए से तुम एक इंडस्ट्रियल विलेज कायम करो, जहाँ पर जो है ना कई जो है ना ट्रेड कायम करके वहाँ बच्चों को तरबियत दो, उनको वहाँ पर जो है ना मैन्युफैक्चरिंग की यूनिट डालकर लाखों मुसलमानों को रोजगार फराहम किया जा सकता। तालीम के मैदान में उन्होंने कोई काम नहीं किया, मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज तो डॉक्टर निजामत रसूल खान की देन थी, तहरीक की तलवार गर्दन पे लटकती रही तो कौम को गुमराह करने के लिए एक स्कूल का संख्या बुनियाद। उसके बाद उस स्कूल के अंदर क्या तालीम और तरबियत हो रही, यहाँ के बस्ती वाले बेहतर जानते हैं। उसी तरीके से कोई तुम जो है ना जिस तरीके से RSS हिंदुस्तान के अंदर 50 लाख शिशु मंदिरें कायम की, जहाँ उनके बच्चों को प्राइमरी स्कूल से लेकर जो है ना 10वीं क्लास तक मुफ्त तालीम का इंतजाम किया जाता है, लेकिन बताओ कि जो है ना मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जितने स्कूल है जहाँ पर उनके बच्चों को मुफ्त तालीम का इंतजाम किया गया, एक स्कूल जो है कायम नहीं किए। आज हम चाहते हैं अगर तहरीक का नुमाइंदा ऐवानों को जाएगा तो यकीनन जब ऐवान असेंबली में बात करेगा तो इनकी आमदनी से जराए के इनके पास जो पैसा है उस पैसे का हिसाब किताब तहरीक लेगी ऐवान में, तो CBI इंक्वायरी रखना पड़ेगा हुकूमत को मजबूर होकर। उसी हिसाब से ये जो है ना सारों को जो है ना जेल सलाखों के पीछे जाना पड़ेगा और हिसाब किताब होगा तो सारे असासों को हासिल करके मिल्लत में तहरीक तकसीम करेगी उस तमाम असासों को। अगर वो असासे हासिल करना चाहते हो तो तहरीक के नुमाइंदों को तुम ऐवान को भेजना पड़ेगा, नहीं तो इसी तरीके से तुम हमारे बच्चे जो है स्कूल को नहीं जाते हैं, ये बरक्स हमारे बच्चे जो है ना काम करने के लिए रोजाना 100-150 रुपए कमाने के लिए इसी गलियों से खास में थैली बैग में टिफिन लेकर जो है फट्टे और मैले कपड़े पहनकर 10-20 किलोमीटर जाते हैं। क्या उन बच्चों को स्कूलों को भेजना चाहते हो? अगर भेजना चाहते हो, उनको तालीम से आरास्ता करना चाहते हो, उनको डॉक्टर, इंजीनियर और IAS IPS ऑफिसर बनाना चाहते हो, तो तहरीक को जो है तुमको ऐवानों को भेजना पड़ेगा। तहरीक ऐसे कई मराकज़ कायम करेगी, कई स्कूलों को कायम करेगी, चलता है। उसी तरीके से आप लोगों से मेरी यही गुजारिश है कि आप जो है ना तहरीक के परचम तले जमा हो जाए, तहरीक के नुमाइंदों को ऐवान को भेजे। अब लोग आके आपके सामने कहेंगे अरे भाई 2 वक्त लड़ लिए इलेक्शन तहरीक वाले, हारते हैं ये लोग जो है इन्हों नहीं जीतते कहकर कुछ लोग खौफ के साए के अंदर मजलिस के कायम में जो है ना ये पब्लिसिटी करके जो है लोगों की हौसलों को और ज़हनी तौर पर पस्त करना चाहते हैं। लेकिन यकीनन वो लोग हमारे साथ में हैं क्योंकि हम उस मजहब के मानने वाले हैं जो इस्लाम है, और इस्लाम की तालीमात यही है कि नाउम्मीदी कुफ्र होती है। हम अल्लाह की ज़ात से
यकीनन भरोसा करते हैं और इंशाअल्लाह आने वाले 2014 के इंतखाबात में या खुद पूरे दिन तहरीक का उम्मीदवार मुंतखब होगा, पंजाब जिससे भी तहरीक का उम्मीदवार मुंतखब होगा, मराठवाड़ से भी तहरीक का उम्मीदवार मुंतखब होगा, हैदराबाद की पार्लियामेंट से भी मुंतखब होगा, बहादुरपुरे से भी तहरीक का उम्मीदवार मुंतखब होगा, चारमीनार से भी मुंतखब होगा। हमारे हलकों के अंदर तहरीक अपने नुमाइंदों को पेश करेगी। हम ये नहीं देखते हैं कि हमारे पास दौलत है या नहीं है। हमने जंगल में दरख्त ये सोच कर नहीं लगाए ये दरख्तों को पानी कौन डालेगा, पानी तो परवरदिगार आलम डालेगा। हम जो है एक इकट्ठे या हम किसी के पास से लेकर जो है कोई हमको जो है पैसे देकर जो है इलेक्शन नहीं, बल्कि हम अमानुल्लाह खान की खिदमत हमारा नसबुल है और उसी बुनियाद पे अल्लाह की जात पे भरोसा करके हम मैदान में उतरते हैं। जिनको पैसे होना है तो मैं उनको बताना चाहता हूँ, तुम अल्लाह के बंदे हो तो अल्लाह से मांगना सीखो। गंदे बंदों से क्या मांगते हो, देंगे क्या? कोई बंदा किसी बंदे को भला क्या देगा जो खुद है मौत की इज्जत में दूसरों को हयात क्या देगा? मंजिल का इरादा किया है तो फिर सोच ले राही, रास्ते में कहीं गुलिस्ता नहीं मिलता, साथ ही हार नजर आते हैं। जब तक तुम लोग कुर्बानियां देने के लिए तैयार नहीं होगे तो तुमको आजादी नहीं मिलने वाली है। कुर्बानियां देने के बाद ही आजादी की मंजिल आती है। ये वक्त है कुर्बानी देने का। हम तुम्हारे से ये नहीं कह रहे हैं कि तुम अपने घर के जो है ना पेपर हमारे हवाले कर दो, तुम्हारे प्लाट को हमारे नाम पे रजिस्ट्री कर दो, ये तो नहीं कह रहे। हम तो सिर्फ आपका एक वोट ईमानदारी का और अपनी जमीन की आवाज पर तहरीक के हक में देना पूछ रहे हैं हम आपसे। पैसे क्यों चाहिए आपको, मैं पूछना चाहता हूँ। हाँ, कल के दिन तहरीक का नुमाइंदा मुंतखब होकर आएगा तो इतने फायदे पहुंचाएंगे आपको। हुकूमत से लड़ के यहाँ पर एक तबाखना कायम किया जाएगा नुमाइंदगी के जरिए से, और इस तरह कच्चे की बस्ती को जो है ना वो तकलीफ नहीं होगी। तुमको उस्मानिया गांधी हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं होगी। यहाँ ऐसा दवाखाना कायम किया जाएगा, अगर दिल का अटैक आएगा तो इसी दवाखाने के अंदर तुम्हारा इलाज मालिजात कराने की सही सलाहियत रखती है। क्या चाहते हो तुम लोग? अगर इतनी सहूलतें फराहम करना चाहते हो तो यकीनन तहरीक नुमाइंदे को भेजो। उसी तरीके से हमारे बच्चे जो 10वीं पास करते हैं उनके लिए स्कॉलरशिप का इंतजाम किया जाएगा तहरीक की जानिब से। नौजवान बच्चे अगर जो है ना पढ़ने वाले हैं तो तहरीक अगर मुंतखब हो जाती है तो हम जिस तरीके से हुकूमत से लड़कर जो है लैपटॉप पढ़ने वाले बच्चों को मुफ्त तकसीम किया जाएगा। उसी तरीके से हमारी नौजवान खवातीन के लिए सिलाई के मकसद कायम करके जो है उनको जो है ना तमाम तर ट्रेड सिखाए जाएंगे। उसी तरीके से बेवाओं के लिए वज़ाइफ मुकर्रर किए जाएंगे और जो है ना साथ नौजवानों को जितने मल्टीनेशनल कंपनीज है हैदराबाद की सरजमीन के ऊपर हम तुमको वहाँ पर मुलाजिमत के लिए तुम्हारा एक परसेंटेज मुकर्रर किया जाएगा और तुमको वहाँ पर जो है मुलाजिमत दिलाने की पहली जिम्मेदारी लेती है। अगर तुम ये चाहते हैं तो मुस्तैद हो जाओ। अगर आप लोग ये चाहते हैं कि जो है ना आपके मसाइल आसानी से हल हो, पुलिस के मसाइल ना हो, हमारे बच्चों को खामोशी के अंदर रोली शीट ना खोली जाए और इसी तरीके से हमको जो है ना हुकूमत का पुलिस के जुर्म से बचना है, ये माफिया के जुर्म से अगर हमको बचना है तो याद रखो कि मैं नहीं तहरीक का उम्मीदवार नहीं बल्कि आप लोग को उम्मीदवार बनना पड़ेगा। आप लोग को इलेक्शन लड़ना पड़ेगा, आप लोग को अपने आप को कैंडिडेट बनना पड़ेगा और इस बस्तियों से जो है ना तुम खैर उम्मत हो, इन बस्तियों के अंदर जो है ना बुराई के खात्मे के लिए तुमको काम करना पड़ेगा। यहाँ पर बस्ती के अंदर साले माशरे की तशकील तुम्हारी जिम्मेदारी है। ये उसी वक्त मुमकिन है कि तुम्हारा नुमाइंदा सही हो और तुम अपने आप उम्मीदवार बनकर हैदराबाद के अंदर काम करना पड़ेगा, तहरीक के लिए काम करना पड़ेगा, तहरीक के नुमाइंदों को कामयाब करना पड़ेगा। साजिशों का बाजार सत्ता रहेगा, पब्लिसिटी होगी कि मनमाया और एमबीटी में इत्तेहाद हो गया,
امان اللہ خان کے بچوں کے اندر صلاح الدین کے بچوں میں اتحاد ہو گیا، بلکہ تم کو گمراہ کرنا کیا جائے گا۔ یاد رکھو یہ اتحاد ایسا نہیں ہوگا، اتحاد ہمارا کوئی جھگڑا تو نہیں ہے صلاح الدین کی اولاد سے نہ صلاح الدین سے۔ اگر ہم کو MLA بننا میری خواہش ہوتی، امان اللہ خان صاحب مرحوم کے انتقال کے بعد قائم خان تحریک کو ختم کر دے کے جا کے صلاح الدین کے پیٹ میں منڈی ڈال دیتا اور سر پہ ہاتھ رکھ کے کہتا سالار آپ کے بڑے لوگوں کا جھگڑا تھا تو میں بھی موزم خان کی طرح MLA بن جاتا، نہیں بن سکتا تھا۔ وہ تو مسلمانوں آج 20 سال سے اتنی جدوجہد کر رہے ہیں ہم آپ کے شعور کو بیدار کرنے کے لیے، آپ کے حقوق کو حاصل کرنے کے لیے، آپ کے مسائل کو حل کرنے کے لیے۔ کہاں ہم جو ہے پولیس کے دست گریبان ہوتے رہے۔ کبھی بھوانی نگر کے کسی معصوم کے ساتھ ظلم ہوا تو تحریک کے لوگ آ کر پولیس بھوانی نگر سے دست گریبان ہوئے، تو کبھی پنجاب خطے کے اندر وہاں پر ظلم ہوتا، آواز آتی کوئی نہیں آ رہا، مجلس کا لیڈر بھائی ہم تیری سنا کر کے تھک گئے، آئیے خالد خان آئیے، عرب خان آئیے، قائم خان آئیے۔ اسی طریقے سے ہم جاتے ہیں اور ان کے کندھے سے آزاد کرواتے ہیں۔ کسی بہن کی عصمت لوٹی جاتی ہے اور اس کو 17 مہینے تک ایک ظالم کے ہاتھ قبضے میں رہتی ہے وہ لڑکی، تو نجات دلاتے ہیں کون؟ تحریک والے دلاتے ہیں۔ امجد اللہ خالد کی نمائندگی ہوتی ہے، چاہے وہ ہیومن رائٹ کمیشن کے ذریعے سے ہو یا پھر کسی اور جو ہے نا حکومت سے مطالبہ کرتے ہم کرتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے 30 سال سے ہم جدوجہد کر رہے ہیں۔ خان صاحب کے انتقال کے بعد سے اور بھی زیادہ جدوجہد ہو گئی۔ کم سے کم ہماری تکلیف کو سمجھو، ہمارے احساسات اور جذبات کی قدر کرنا سیکھو مسلمانوں، نہیں تو یاد رکھو شہر حیدرآباد کے اندر ان کے خلاف کے اندر ان کو جھکانے والی صرف تحریک اور امان اللہ خان کا افراد خاندان مقابلہ کر سکتا ہے۔ تحریک کے پلیٹ فارم پہ کہیں آئے اور کہیں چلے گئے، ہم تو فکر نہیں اس کی کوئی آئے اور کوئی جائے، بلکہ ہم برابر اپنی آخری سانس تک مقابلہ کرتے رہیں گے۔ اگر اتحاد ہوگا ان کے ساتھ تو ملت کے ہزاروں کروڑوں سے ملت کو واپس کرنا پڑے گا، ملت کی جو ہے نا بچوں کی بے روزگاری دور کرنا پڑے گا، اور ملت کے اثاثے ملت کے حوالے کر کے جو ہے جب کہیں جا کے اتحاد کی بات ہوگی۔ اتحاد کی بات اس زمانے میں بھی ہو رہی تھی جب امان اللہ خان مجلس اتحاد المسلمین سے معطل کیے گئے تھے، اس وقت بھی اتحاد کی بات ہو رہی تھی۔ امان اللہ خان کے پاس گلبرگے کے سجادے آئے اور ایک کہے کہ خان صاحب مل لیجیے، اسی طریقے سے مکرم جان نے اتحاد کے لیے جو ہے نا امان اللہ خان سے بات کی تھی، اسی طریقے سے سیاست کے دیگر صاحب امان اللہ خان کے پاس آئے۔ امان اللہ خان نے کیا کہا؟ ٹھیک ہے ملت کے لیے میں اتحاد کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن میری کچھ شرائط ہیں، شرط یہ ہے کہ جو ہے میں یہ لکھ کے دوں گا میں میرے افراد خاندان مجلس اتحاد المسلمین کے کوئی عہدے پر فائز نہیں رہیں گے، اور صلاح الدین کو یہ لکھ کے دو کہ صلاح الدین اور ان کے افراد خاندان